फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते तो कुछ प्रश्न इमर्ज करते हैं। पहला प्रश्न इमर्ज करता है, व्हाई राइट नाउ? पहला प्रश्न, ये एग्रीमेंट अभी ही क्यों हुआ? नहीं। नंबर 2, दूसरा प्रश्न जो उभर करके आता वह हाउ फार हिस्टोरिक, यह कहां तक ऐतिहासिक है। तीसरा फैक्टर जो इमर्ज करता है इसी से कनेक्ट करते हुए कि यह कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। इंडो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नहीं। चौथा जो डायमेंशन इमर्ज करता है, एक्स फैक्टर्स जो कंसर्न है। और पांचवा जो डायमेंशन इमर्ज करता है डिफरेंस with other FTAs। बेसिकली अभी ग्लोबल सिनारियो को देखें, क्योंकि आज कल और परसों ऑप्शनल है, हो सकता परसों ना लेकर के 1-2 दिन का गैप दे करके लूं, करंट पर लगातार क्लास लूंगा, समझे? तो मेंटली उसके लिए तैयार रहेंगे। पहला प्रश्न जो यहां पर उभर करके आता है, अभी के परिदृश्य को देखें। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यह कंपेलिंग सिनारियो में है। मतलब इंडिया भी कहीं ना कहीं मजबूर था और यूरोपियन यूनियन भी मजबूर था। और इस कंटेक्स्ट में अगर मुझसे कहें तो इस कंपेलिंग सिनारियो में अगर कुछ अच्छा हो सकता था तो वह अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काले नारी वंदन अधिनियम जो था उससे कुछ मिलता जुलता है, समझे? क्योंकि एक बार तो संसद, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देके हिस्टोरिक हो चुका। अब दूसरी बार हिस्टोरिक तब होगा जब उसको अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की 2 रियलिटी है। और हाथ चलाते रहिएगा, पॉजिटिव निगेटिव मैं बोलता चलूंगा। कंक्लूसिवली मैं बतला दूं पहले ही, मैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पॉजिटिवली लेता हूं, पॉजिटिवली देखता हूं, और इन द लॉन्गर रन मैं भी इसे हिस्टोरिक के रूप में देखता, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से रूलिंग पार्टी और हमारी सरकार देख रही है, हमारी मीडिया देख रही है। थोड़ा सा देखने का तरीका हमारा अलग है। अगर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में बात कहूं
तभी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक लंबी दूरी तय करनी है। सबसे पहला काम होगा, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट को पब्लिश किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो है, यह जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ड्राफ्ट को, क्योंकि ईयू के 27 सदस्य देश हैं और इस ड्राफ्ट को 2700 सदस्य देशों की भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाना है, नंबर 2। नंबर 3, तीसरा काम जो होगा, जब उसको ट्रांसलेट करके पब्लिश कर दिया जाएगा हर सदस्य देशों के लिए, तो उस स्थिति में इस पर विचार विमर्श शुरू होगा और हर देश को इसे अप्रूव करना है, अलग अलग 2700 देशों को। जब 2700 देशों के द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया जाएगा, तब इसे यूरोपियन पार्लियामेंट के फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा और जब यूरोपियन पार्लियामेंट फाइनली इसे अप्रूव करेगी, तब यह डील सतह पर आएगा। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दी, अगर इस डील को कल्मिनेट करने की बात करूं तो मुझे लगता है कि 2027 के अंत तक यह डील फाइनलाइज होकर फ्लोर पर उतर जाए, तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। पहली चीज, तो अभी इस डील को प्रभाव में आने में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगना है। 1.5 से 2 साल तक इस डील के प्रोविजन को देख करके हमें संतोष करना होगा। जमीनी धरातल पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होने जा रहा, मतलब इस डील के इंपैक्ट के लिए 2028 तक का हमें इंतजार करना होगा, तब यह पता चलेगा कि यह कहां तक इंपैक्ट क्रिएट कर पाने में असमर्थ है। नंबर 1, कोई डाउट? नंबर 2, अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यह डील जो है, इस डील के पहले भी देखेंगे, भारत ने पिछले, अगर मैं बात करूं, 4 वर्षों के दौरान 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, समझे? और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिन 8 देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, उन 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो भी मेंबर कंट्री हैं, जो उसमें भागीदार हैं, उनका इंडिया के फॉरेन ट्रेड में शेयर 16% रहा है। मतलब वो 8 एफटीए जो हैं वो लगभग 16% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड को प्रभावित करते हैं 2024-25 के आंकड़ों के हिसाब से। नहीं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाकर के देखें तो यह ट्रेड डील जो है यूरोपियन यूनियन के साथ, यह भिन्न और विशिष्ट है। भिन्न और विशिष्ट अगर आप देखें तो ईयू के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो कुछ आंकड़े आपके लिए हेल्पफुल हो सकते। यह ट्रेड डील 2 ऐसे पार्टीज के बीच है, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्री हैं, 27 मेंबर कंट्री, जो सेकेंड लार्जेस्ट
इकोनॉमी है। ईयू की इकोनॉमी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया की इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और दोनों मिलकर के 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते, 1/4 वैश्विक जीडीपी नहीं, 2 बिलियन आबादी को रिप्रेजेंट करते। और ये 2 बिलियन पॉपुलेशन जो है साइज ऑफ मार्केट की ओर इंडिकेट करता है कि कितना लार्जर साइज ऑफ मार्केट। करीब करीब आप जाकर के देखें 27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार को रिप्रेजेंट करते हैं। 2700 बिलियन डॉलर के नहीं 27,000 बिलियन डॉलर के बाजार को रिप्रेजेंट करते, दैट इज 27 ट्रिलियन डॉलर। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो अप्रॉक्स इस आंकड़े को वेरीफाई करना है, 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते, ठीक है। और अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन का इंडिया के फॉरेन ट्रेड में जो शेयर है, अगर एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में बात की जाए, गुड्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है, तो ये करीब करीब एक मिनट, थोड़ी देर में मैं, हाँ, गुड्स के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो इंपोर्ट, इंडिया में इंपोर्ट में ईयू का शेयर जो है 8.4% है इंडियन इंपोर्ट में, और इंडियन एक्सपोर्ट में ईयू का शेयर जो है वो 17.3% है इंडियन एक्सपोर्ट में। और ये रेफरेंस पॉइंट है 2024-25। 2024-25 में जाएंगे तो करीब करीब 60.7 बिलियन का इंपोर्ट रहा है ईयू से। 60.7% का इंपोर्ट ईयू से हमने किया है और 75.8 बिलियन का हमने ईयू को एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, ट्रेड बैलेंस जो हमारा रहा है, आगे पीछे देखिएगा तो इसी तरह देखते रह जाएंगे। ट्रेड बैलेंस जो ईयू के साथ हमारा है अप्रॉक्स 15 बिलियन डॉलर का सरप्लस है। अब ये आंकड़े जो हमने आपको नोट डाउन करवाए, इसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस क्या है कुछ समय में आपको पता चलेगा। ईयू के साथ, ईयू का हमारे फॉरेन ट्रेड में शेयर अप्रॉक्स 12% के आसपास से है, 12%। अब कंपेयर आप करें पिछले 4 वर्षों के दौरान जो 8 FTA हमने साइन किए हैं, उनका टोटल शेयर हमारे फॉरेन ट्रेड में 16% है और अकेले ईयू का शेयर 12% है, जो कहीं ना कहीं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अहमियत को रेखांकित करता है। क्लियर? नंबर 2, नंबर 3, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में जो चीज़ें मैं इंडिकेट करना चाहता, अभी के ग्लोबल सिनारियो को देखें। अभी का ग्लोबल सिनारियो क्या है?
ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी से गुजर रही है और ग्लोबल इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है। एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, ग्लोबल ट्रेड में भी अनसर्टेनिटी की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। और ये जो प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है और जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रिजिम है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी लगातार उसको चैलेंज कर रही है। और इसके कारण अगर आप जाकर के देखें तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही। वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता भी बढ़ रही, वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, वैश्विक व्यापार में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक तो इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखें, पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, पूरा का पूरा ट्रेड रिजिम जो है वो डिस्टर्ब्ड है। एक इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। स्पेसिफिक अगर आप जाकर के देखें तो आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन की भी अपनी परेशानी है, भारत की भी अपनी परेशानी है। भारत की परेशानी को अगर देखें तो ट्रंप जब से पावर में आए हैं जनवरी 2025, तब से लेकर अगर आप देखें तो लगातार उन्होंने टैरिफ वॉर के सिचुएशन को क्रिएट किया है। और करेंटली अगर आप जाकर के देखें तो भारत दो प्रकार के टैरिफ के बर्डन को बियर कर रहा है। एक रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर 25% टैरिफ को इंपोज किया गया है इंडियन इंपोर्ट पर अमेरिका में, और दूसरा अगर आप देखें तो रशियन ऑयल इंपोर्ट को आधार बनाते हुए भारत पर 25% की एडिशनल ड्यूटी को इंपोज किया गया है। और इस तरीके से देखें तो भारत कहीं ना कहीं ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के द्वारा जो न्यू टैरिफ रेजिम इमर्ज कर रहा है उसमें 50% टैरिफ के बर्डन को या बर्न्ट को इंडियन एक्सपोर्ट अमेरिका में फील कर रहा है। और इसके कारण अगर आप जाकर के देखें तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और एक्सपोर्ट अगर प्रभावित होगा तो वह इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी प्रभावित करेगा और वह एम्प्लॉयमेंट सिनारियो को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि अगर आप जाकर के देखें तो एक बड़ी समस्या जो उत्पन्न हुई है, एक बड़ा खतरा जो उत्पन्न हुआ है इंडियन कंटेक्स्ट में, वह है बड़े पैमाने पर छटनी की आशंका जो है मंडरा रही है। ठीक है, तो ये तो भारत के कंटेक्स्ट में मैंने बात की। दूसरी भारत की मुश्किलों को कहें के कंटेक्स्ट में बात करूं तो नियर फ्यूचर भारत के पास अमेरिका के कोई विकल्प नहीं है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि दिल का काम होता है महसूसना, दिमाग का काम होता है सोचना। सोचने का काम दिल से मत लीजिएगा। सोचने का काम दिल से लेंगे तो झटका लगेगा। अगर आप जाकर के देखें, क्यों मैंने कहा कि अमेरिका का कोई अल्टरनेटिव भारत के पास नहीं है,
तो करेंटली अगर आप जाकर के देखें, अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा कुल ट्रेड जो है वह करीब करीब 136 बिलियन के आसपास का है। ठीक है, अमेरिका हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अकेले अमेरिका के साथ हमारा इसके लगभग ही व्यापार है। नंबर 2 अगर आप देखें, यद्यपि यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस है, जो कि मैंने बतलाया नियर अबाउट 2024-25 के रेफरेंस में कहूं तो हमारा ट्रेड सरप्लस यूरोपियन यूनियन कंट्री के साथ करीब करीब 15 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का है। लेकिन अकेले अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस जो है करीब करीब 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास का है। 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर मींस यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ कुल मिलाकर जो हमारा ट्रेड है उससे ज्यादा अमेरिका के साथ ट्रेड है, और ट्रेड सरप्लस जो है उसका 3 गुना ट्रेड सरप्लस हमारा अमेरिका के साथ है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, अमेरिका के साथ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड प्रभावित हो रहा है न्यू टैरिफ रेजिम में, विशेष रूप से इंडियन एक्सपोर्ट जो प्रभावित हो रहा है अमेरिका के साथ, समझे, ईयू के 27 देश उसे कंपनसेट कर पाने में असमर्थ हैं। अधिक से अधिक वे इतना कर सकते हैं कि इन द लॉन्ग रन हम इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने की जो कोशिश कर रहे हैं, और इस डाइवर्सिफिकेशन के जरिए इंडियन एक्सपोर्ट की अमेरिका पर जो डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को जो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वह उस डिपेंडेंसी को कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। ये तो यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में बात की। बीच में आप देखेंगे कि जब हम अमेरिका से नाराज हुए तो हमने चीन और रूस की ओर कदम बढ़ाया। चीन और रूस अमेरिका के विकल्प ना थे, ना हैं, ना हो सकते। Why I am saying so? चाइना के साथ देखें तो चाइना हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और चाइना के साथ 2024-25 में अगर आप जाकर के देखें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट 99 बिलियन डॉलर प्लस है। करीब करीब आप कह सकते हैं वो 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। और अभी अगर आप जाकर के देखें 2025-26 का जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो वो हो सकता है 115 के आसपास हो, 110-115 प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। रसिया के कंटेक्स्ट में भी अगर आप जाकर के देखें तो रसिया के कंटेक्स्ट में भी कमोबेश वही स्थिति है। करीब करीब जो है 60 बिलियन डॉलर के आसपास का हमारा ट्रेड डेफिसिट रसिया के साथ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ट्रेड सरप्लस इकोनॉमिक पार्टनर को, ट्रेड सरप्लस पार्टनर को हम ट्रेड डेफिसिट पार्टनर के जरिए रिप्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसको सेंसिबली समझे जाने की जरूरत है। ये तो भारत की समस्या की बात मैंने आपके साथ की। यूरोपियन यूनियन की क्या समस्या है उसको भी समझें। नहीं तो यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि ग्रीनलैंड के मसले पर यूरोपियन यूनियन के साथ गहरे मतभेद हैं अमेरिका के।
और अमेरिका की ग्रीनलैंड पॉलिसी जो है, ट्रंप की ग्रीनलैंड पॉलिसी जो है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो है उनसे जो यूरोपियन कंट्री असहमत हैं उन पर ट्रंप ने 15% ग्रीनलैंड टैक्स लगाया है, ठीक है, पनिशमेंट के रूप में कि या तो आप हमारे साथ खड़े हो, नहीं तो आपके एक्सपोर्ट पर हम अपनी कंट्री में 15% का टैक्स लगाएंगे। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं इसने यूरोपियन यूनियन की भी मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। और यूरोपियन यूनियन की मुश्किल केवल इतनी नहीं है, अभी अगर आप जाकर के देखें यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के ऑटोमोबाइल सेक्टर जो हैं क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन अभी अगर आप जाकर के देखेंगे तो यूरोपियन कंज्यूमर जो है उनका ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर है, और यूरोपियन यूनियन का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट है उस पर चीन का कब्जा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यूरोपियन यूनियन का जो डोमेस्टिक मार्केट है उस डोमेस्टिक मार्केट में यूरोपियन यूनियन के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो स्पेस था वह स्पेस लगातार श्रिंक कर रहा है, और उस श्रिंक करने का मतलब है यूरोपियन यूनियन का ऑटोमोबाइल सेक्टर गंभीर क्राइसिस से गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर यूरोपियन यूनियन के ऑटोमोबाइल सेक्टर को सरवाइव करना है तो इसके लिए जरूरी क्या है? नए बाजारों की तलाश और उन नए बाजारों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करना। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार देश, व्यापारिक भागीदार देश के रूप में सामने आता। नहीं, और यहां पर अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन की कुछ और भी समस्याएं हैं। वो समस्याएं क्या हैं? तो बेसिकली देखें, इस डील की जो चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है एक मदर्स ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि ये केवल ट्रेड डील नहीं है। इस एफटीओ को देखेंगे तो केवल यह गुड्स ट्रेड को या कमोडिटी ट्रेड को प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि यूरोपियन सर्विस सेक्टर तक भी इंडियन स्किल्ड वर्कफोर्स की पहुंच को सुनिश्चित कर रहा है। फिनेंशियल सर्विसेज हैं, एजुकेशन हो, नहीं आईटी हो, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हो, उसको भी यह प्रभावित करने की स्थिति में है। लेकिन अगर उससे इतर हट करके देखें तो आप यह देखेंगे कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ आप देखेंगे मोबिलिटी को लेकर के भी एग्रीमेंट होता है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ देखेंगे डिफेंस एग्रीमेंट भी होता है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ आप देखेंगे टेक्नोलॉजी को लेकर के भी एग्रीमेंट होता है। नहीं, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इसका एम्बिट लार्जर है, या मेयर ट्रेड डील नहीं है, इसके जियो स्ट्रैटेजिक डायमेंशन है, भूसामरिक महत्व है इस डील की।
ठीक है, यहां पर इस चीज को ध्यान में रखेंगे, जो प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी है ग्लोबल इकोनॉमी में और ग्लोबल ट्रेड को लेकर के जो प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी है, दोनों के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। अगर आप देखें तो टैरिफ वार ही उसका कारण नहीं है। जियो स्ट्रैटेजिक टेंशंस जो हैं, मतलब यूक्रेन जो है क्राइसिस अलग कंटिन्यू कर रहा है। अगर आप वहां से आगे बढ़े, ग्रीनलैंड का मसला अलग उभर करके सामने आ गया। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश अमेरिका आमने सामने खड़े हैं ग्रीनलैंड के मसले पर। ईरान के साथ अलग मसला उलझा हुआ है, और प्लस ऑनगोइंग जो टेंशंस थे वो तो चल ही रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी है, कभी भी फट सकता है। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर कई बार आपसे पूछा जा सकता, छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, बड़ी चीजों में हम फंसते नहीं हैं। अक्सर इंटरव्यू वगैरह में जो हम उलझते हैं छोटी छोटी चीजों में। टैरिफ वार क्या है, ट्रेड वार क्या है, नहीं, ठीक है। तो पता चला टैरिफ इंक्रीज और उसकी प्रतिक्रिया में रेसिप्रोकल टैरिफ इंक्रीज। नहीं, जब सीमा शुल्कों में वृद्धि को लेकर जब एक से अधिक देश प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, नहीं, एक्शन रिएक्शन, तो वह स्थिति किस ओर ले जाती है, टैरिफ वार। और टैरिफ वार की वह स्थिति जो है ट्रेड वार की ओर ले जाती है, ट्रेड वार की संभावनाओं को बल प्रदान करती है। एक कंटेक्स्ट यह है। दूसरा कंटेक्स्ट यह है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अक्सर हम फ्री ट्रेड का मतलब नहीं समझते। यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे, फ्री ट्रेड का दायरा जो है सीमित भी हो सकता है और फ्री ट्रेड का दायरा व्यापक भी हो सकता है। दोनों स्थितियां आपको दिखाई पड़ेंगी। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यह मतलब नहीं है जीरो टैरिफ। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वह जीरो बेसिक कस्टम ड्यूटी की ओर ले जाता है। मतलब जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो शून्य पर पहुंचता, लेकिन एडिशनल ड्यूटीज अगर लगाए जा रहे हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे। इसको लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आकर के देखें, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो एक चीज रुक करके हमें समझना होगा। समस्या को समझें। अब तक जितनी चर्चा हुई उस चर्चा के माध्यम से हमने यह बतलाया कि इसका इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। अगर हम में से कोई यह उम्मीद करता है कि ये ऐतिहासिक डील हो गया और अब अचानक से भारत का निर्यात बढ़ने जा रहा है, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं होने जा रहा? एक रीजन मैंने बतलाया कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फ्लोर पर आते आते कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। एक तो यह रीजन है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो
तो ये जो 1 से 2 साल हैं हमारे लिए, ये मुश्किलों से भरे होने जा रहे हैं। क्यों मुश्किलों से भरे होने जा रहे, उसको समझिए। सीबीएएम की बात आपने सुनी होगी। नहीं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? तो अगर आप जाकर के देखें, 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो चुका है सीबीएएम। और अभी के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इस्पात, स्टील, लोहा, आयरन और स्टील एंड आयरन के अलावा सीमेंट सहित कुल 6 उत्पाद सीबीएम के दायरे में हैं। ठीक है। यूरोपियन यूनियन पहला ऐसा देश बना दुनिया का जिसने कार्बन टैक्स इंपोज किया है। और कार्बन टैक्स के इंपोजिशन के कारण अगर आप देखें तो ऑब्वियसली क्या होने जा रहा, तो भारतीय उत्पाद यूरोपीय बाजार तक पहुंचते पहुंचते महंगे हो जाएंगे। नहीं, और इसके लिए अगर आप जाकर के देखें, भारतीय उत्पादों के जो यूरोपीय आयातक हैं, कहीं न कहीं 15 से 22% प्राइस में कंप्रोमाइज किया जा रहा है इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा, ताकि वो एडजस्ट कर सके, कार्बन टैक्स के बर्डन को न्यूट्रलाइज कर सके और भारतीय निर्यात की यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहे। अब इसके कारण 2 समस्याएं आ रही। एक समस्या जो आ रही है कि अगर भारतीय निर्यातकों को अपने यूरोपीय बाजार को लूज नहीं करना है तो उनको प्राइस 15 से 22% अपने यहां कम करना होगा और वह स्पेस क्रिएट करना होगा जिस स्पेस के सहारे इंडियन प्रोडक्ट के यूरोपियन मार्केट में कंपिटिटिवनेस बने रहे, वो मार्केट लूज ना करे। तो ऐसी स्थिति में अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ यहां पर कंप्रोमाइज करना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो एक खतरा मंडरा रहा है कि इंडियन एक्सपोर्टर यूरोपियन मार्केट को लूज करेंगे और धीरे धीरे अब दबाव जो निर्मित हो रहा है तो उसमें आप देखेंगे ऑर्डर कैंसिल होने की प्रक्रिया भी तेज होती जा रही है। और आपको पता होगा कि भारत की लाख कोशिशों के बावजूद कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर के कोई डील अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। और यह एक बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती को अगले 1-1.5 साल जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक जिस चुनौती से भारत को निपटना है और इससे भारतीय एक्सपोर्ट के प्रभावित होने की पूरी संभावना है। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, जब दोहा दौर की वार्ता होती है, जब भी चर्चा करते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो नॉन टैरिफ बैरियर की बात आपने सुनी होगी। ठीक है। और अगर आप जाकर के देखें तो जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं, अक्सर वे नॉन टैरिफ बैरियर का इस्तेमाल जो है वह अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉन टैरिफ बैरियर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो डिफरेंट तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म का सहारा लेकर के वे दूसरे देशों के निर्यात को अपने यहां पहुंचने से
रोकने की कोशिश करते हैं। और ये लंबे समय से आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप देखें तो अगले 2 से 3 साल के अंदर नॉन टैरिफ बैरियर की दिशा में और कई सारे इनिशिएटिव लिए जाने हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। और अगर उस नॉन टैरिफ बैरियर को हम निगोशिएट नहीं कर पाते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो बेनिफिट हमें मिलेंगे वो बेनिफिट उसके कारण न्यूट्रलाइज होते चले जाएंगे। इस बात को भी समझने की जरूरत है। अगेन अगर आप देखें तो 1-2 चीजें और मैं रेफर करना चाहूंगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था कि ये जो हिस्टोरिक होता है, मतलब पता चला फार्म रिफॉर्म से रिलेटेड 3 बिल को पास करवा करके एक्ट का फॉर्म दे दिया, वो भी हिस्टोरिक हो गया, मास्टर स्ट्रोक हो गया, और उसको रिपील कर दिया, वो भी मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। नहीं, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। अगर आप देखें तो एक बड़ी खुशी, आज बड़ी खुशी हुई मुझे, मैं बतला दूं। हमारे माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, समझे, बिजनेस लाइन में उनका एक आलेख आया कि टेक्सटाइल मार्केट जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा था। देख करके बड़ा सुकून महसूस हुआ कि वो केवल जो है ठेठी ही नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, लिखते हैं, बोले ना बोले। और ये मत सोचिए कि पाकिस्तान भेजने का ही काम करते हैं। अगर ठीक ठाक रह गए 2029 तक, 30 तक ना, नहीं 29 है ना, 24, तो 29 तक रह गए तो इंडियन टेक्सटाइल मार्केट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अगर आप जाकर के देखें तो अक्सर आप देखेंगे हम एक हाइप क्रिएट करते, कोई भी एग्रीमेंट होता है। ऐसा ही हाइप क्रिएट किया गया था जब यूनाइटेड अरब अमीरात्स के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2022 में यह एग्रीमेंट हुआ था, और 2022 से 2025 के दौरान अगर आप जाकर के देखें, मतलब 2015 में यूनाइटेड अरब अमीरात्स के साथ हमारा 33 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड था। मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट का होगा, एक्सपोर्ट था, जो 2025 में 36 बिलियन के स्तर पर पहुंचा, 36 बिलियन। मतलब आप अगर देखें तो इंक्रीज जो है मेयर 10% के आसपास है पिछले 10 साल का। ठीक है, और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है, 2 और बातें ध्यान में रखनी है। अभी अगर यूरोपियन यूनियन को देखें तो ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वह कई देशों के साथ करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप देखेंगे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का संगठन है मर्कोसुर, मर्कोसुर के साथ भी उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, और यह आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। यूरोपियन कोर्ट ने मर्कोसुर के साथ जो ईयू के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया उसको रिजेक्ट कर दिया गया यूरोपियन कोर्ट के द्वारा, और अब यह मसला यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ, सब कुछ हमारे हिसाब से, सारे फैक्टर फेवरेबल रहे, तब करीब करीब 1.5 से 2 साल इस समझौते को फ्लोर पर आने में लगेगा।
नहीं, अगर मर्कोसुर के साथ एफटीए वाला मसला दोहराया तो ये प्रोसेस और लिंगर कर सकता है, और इस प्रोसेस के लिंगर करने का मतलब होगा हमारी परेशानियों का बढ़ना। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब है, उसके बाद आप देखेंगे इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सब के साथ भी चीजें पाइपलाइन में हैं। वियतनाम के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और अभी अगर आप जाकर के देखेंगे तो वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड किया गया है। और एक आंकड़ों के कंटेक्स्ट में बात करूं तो 2019 से अब तक 7 साल हुए वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किए हुए यूरोपियन यूनियन को। इस दौरान आप देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ वियतनाम के ट्रेड में 40% का इंक्रीज आपको दिखाई पड़ता है। नहीं, तो कहने का तात्पर्य यह कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के भाषण को सुनकर के अगर आप अनुमान लगाएंगे कि अगले 4 साल में और अगले 5 साल में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इतने निवेश आ जाएंगे, इतने जॉब क्रिएशन होंगे, ठीक है, तो कम से कम इस तरह के तर्कों का सहारा मत लीजिएगा इंटरव्यू देते हुए। बी रियलिस्टिक, और रियलिस्टिक होते हुए अगर बात करेंगे तो रियलिस्टिक होते हुए भी बात करेंगे तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अहमियत कम नहीं है। एक कंटेक्स्ट यह भी है, इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंडो यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में, तो एक इस एग्रीमेंट की आलोचना करते हुए कहा जा रहा कि इस एग्रीमेंट से यूरोपियन यूनियन को फायदा ज्यादा है, जबकि भारत के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो भारत को फायदा कम है। ठीक है, मुझे लगता, मैं जहां तक चीजों को समझ पा रहा, इस आलोचना में आंशिक सच्चाई है, और अगर मैं कह रहा हूं इस आलोचना में आंशिक सच्चाई है, तो पहला सच्चाई क्या है और वह आंशिक क्यों है, तो उसके पहले थ्योरी को समझें। जब तक थ्योरी को नहीं समझेंगे रियलिटी से आप वाकिफ नहीं होंगे। ट्रंप ने इंडिया के लिए 2 फ्रेज का इस्तेमाल किया। एक, उन्होंने कहा कि इंडिया टैरिफ किंग है, ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा हेवन ऑफ टैरिफ। हेवन ऑफ टैरिफ के रूप में इंडिया का रेफरेंस को रेफर उन्होंने किया। क्या लगता, यह सही कहा उन्होंने या गलत कहा? यह सही कहा उन्होंने या गलत कहा? मतलब नहीं, कल के डेट में आपसे यह पूछा जा सकता, बातें सही हैं, टेस्ट गलत है, दोनों के अंतर को समझिएगा। यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं, अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द सदस्य देश जो हैं विकसित देशों की कैटेगरी में आते नहीं, जहां पर फिस्कल रिफॉर्म या टैरिफ रिफॉर्म की प्रक्रिया क्लाइमैक्स पर है,
और वहां पर अगर आप जाकर के देखें तो लो टैरिफ रेजिम का फेज चल रहा है, लो टैरिफ रेजिम का फेज है। और अगर लो टैरिफ रेजिम का फेज वहां पर चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि इंडियन गुड्स के इंपोर्ट पर लोअर टैरिफ वहां इंपोज किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली टैरिफ कट जो वहां पर होगा वह अपेक्षाकृत कम होगा। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? टैरिफ कट वहां पर कम होगा नहीं। जैसे अगर रेफरेंस देखें, जो मेरीटाइम प्रोड्यूस है, समुद्री उत्पाद हैं, वहां पर अब तक आप देखेंगे अप टू 26% टैरिफ लगते थे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत उसको 0% पर लाया गया है। लेदर एंड फुटवेयर पर जाकर के देखें तो अप टू 12.8% टैरिफ लगते थे, उसको 0% पर लाया गया है। प्लास्टिक एंड रबर पर आप देखेंगे अप टू 6.5% टैरिफ लगते थे, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 0% पर लाया गया है। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पर जाकर के देखें अप टू 12% टैरिफ लगते थे, जिसको 0% पर लाया गया है। बेस मेटल पर आप जाकर के देखें तो बेस मेटल पर अब तक अप टू 10% टैरिफ लगते थे, जिसको 0% पर लाया गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी पर 4% टैरिफ लगते थे, जिसको 0% पर लाया गया है। रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिप्स पर अप टू 7.7% टैरिफ लगते थे, जिसको 0% पर लाया गया है। फर्नीचर और चीप कंज्यूमर गुड्स जो हैं उन पर अप टू 10.5% टैरिफ लगते थे, जिनको 0% पर लाया गया है। टॉयज पर अप टू 4.7% टैरिफ लगते थे, जिनको 0% पर लाया गया है। स्पोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर अप टू 4.7% टैरिफ लगते थे, जिसको 0% पर लाया गया। इसका मतलब इतनी चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि उन्हें में एवरेज आप देखें रेंज 26 से 0 की ओर है। बातें समझ में आई? तो ये टैरिफ कट आपको उतना शार्प नहीं दिखेगा। एक इस बात को समझें, दूसरा इस बात को समझें कि भारत पहला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। अदर देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो जब भी इस एग्रीमेंट के इंपैक्ट को आप एनालाइज कर रहे होंगे तो इंपैक्ट को एनालाइज करते हुए आपको इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि यह टैरिफ कट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वह क्या करेगा? वह कहीं ना कहीं इंडियन गुड्स के कॉम्पिटिटिवनेस को क्या करेगा? अब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना होने के कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले एक्सपोर्ट के साथ जो हम कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर थे, यह उसको न्यूट्रलाइज करेगा और एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने का काम करेगा। तो इसके बेनिफिट जो हैं इंडियन एक्सपोर्ट को मिलने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन अगर ईयू के कंटेक्स्ट में देखें, अच्छा एक दो आंकड़े और लिख लें। मोर देन 3/4 ऑफ इंडियन टैरिफ लाइन जो है, मोर देन 3/4 ऑफ इंडियन टैरिफ लाइन जो है, अगर आप देखें तो वह लेस देन 1% के टैरिफ की कैटेगरी में आता है। अब बातें समझ में आई? अगर 3/4 से ज्यादा टैरिफ लाइन पहले से लेस देन 1% के टैरिफ की कैटेगरी में आता है, तो जो बेनिफिट होंगे वो मुश्किल से कितने होंगे? 20% के आसपास टैरिफ लाइन तक। अदरवाइज 1% से कम है तो वो जीरो हो जाएगा, अधिक से अधिक मार्जिन 1% का क्रिएट होगा। इस पहलू को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर? इसके पैरेलल अगर हम जाकर के देखें, यूरोपियन यूनियन को लाभ ज्यादा है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। क्यों? तो अगर आप जाकर के देखें, वाइन पर अब तक 150% के टैरिफ लगते थे। अब बिहार वाले खुश मत होइएगा, समझे? अब अगर आप जाकर के देखें तो उस पर टैरिफ को घटा करके 20 से 30% किया जाना है। तो ये शार्प कट कितना का है? 120 से 130% का। प्रीमियम ब्रांड जो है उस पर 20% और जो मीडियम ब्रांड है उन पर 30%। स्पिरिट के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो अब तक 150% अप टू 150% टैरिफ लगता था, उसको कम करके 40% किया जा रहा है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। बियर पर 110% से कम करके 50% किया जा रहा है। ओलिव ऑयल पर 45% से कम करके 0% किया जा रहा है। ठीक है? कार टैरिफ जो है ऑटोमोबाइल के कंटेक्स्ट में, तो अब तक 110% था, उसको कम करके 10% पर लाया जाना है। और उसमें देखेंगे 2.5 लाख का कोटा है। थोड़ा सा मैं यहां पर एलैबोरेट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट 3.5 डिकेड के दौरान इंडिया ने वैश्विक स्तर पर जो अपनी पहचान कायम की है, जो आर्थिक पहचान भारत की निर्मित हुई है, तो उनमें कुछ सेक्टर अगर हैं जहां भारत लीडिंग रोल में है, तो एक तो आईटी सुपर पावर के रूप में आप जानते हैं, दूसरा सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है? और यह ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर के जो डिफरेंसेस थे इंडिया और ईयू के बीच, उसी डिफरेंसेस के कारण आप देखेंगे 2013 में इस डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें आप देखेंगे एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश हुई है। बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश इस रूप में कि भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट को अगर आप देखें, कार मार्केट को देखें, तो मोर देन 80% मार्केट जो है 15 लाख से कम की कारों का है। मतलब आप कह सकते जो स्मॉल और मीडियम कारें हैं, 80% यहां के कार मार्केट को वो डोमिनेट करते हैं। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपियन ऑटोमोबाइल
प्रोडक्ट को भारतीय मार्केट तक जो एक्सेस दिया गया है, उसमें अगर आप देखें जो मिनिमम रेंज है वो मिनिमम रेंज 22 से 25 लाख रुपए की कारों का है। मतलब जो बड़ी कारें हैं, लग्जीरियस कारें हैं, जो प्रीमियम ब्रांड की कारें हैं। क्योंकि अगर आप देखें, भारत छोटे और मंझोले कारों का उत्पादन करता और यूरोपियन यूनियन के कंट्री जो हैं बड़े लग्जरियस कारों का उत्पादन करते हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो इस बैलेंस के जरिए क्या क्रिएट किया गया है, भारत के कार निर्माताओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया और यूरोपियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो कंसर्न थे उनको भी रिजॉल्व करने का प्रयास किया गया। और दूसरा आप देखेंगे कि 2.5 लाख के कोटा को निर्धारित किया गया है और उस कोटा सिस्टम के जरिए भी इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो यह कहा जा रहा है कि कल के डेट में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेक्टर की कंपनियां हैं, यूरोपियन यूनियन के देशों की जो कंपनियां हैं, कल के डेट में भारत पहुंच करके भारत के चीप लेबर का इस्तेमाल करते हुए वैश्विक बाजार में छोटे और मंझोले कारों के उत्पादन के संदर्भ में भी जो है अपना रोल प्ले कर सकती हैं। और इस रूप में अगर देखा जाए तो इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन का भी आधार तैयार हो सकता है। अगेन अगर आप जाकर के देखें जो मशीनरी उपकरण हैं, जो फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस हैं, उनको भी शून्य टैरिफ के दायरे में लाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है, और विशेष करके देखेंगे भारत जेनरिक मेडिसिन का जो है बड़ा सप्लायर है। इंडियन एक्सपोर्ट में जेनरिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट का अहम रोल है और यूरोपियन यूनियन का मार्केट भी उसका बड़ा मार्केट है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके बेनिफिट मिलने की उम्मीद बनती है। इससे कीवीज और पियर्स के कंटेक्स्ट में देखें तो 33% से कम करके 10% लाया गया है और कोटा इंट्रोड्यूस किया गया है। मशीनरी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हैं वहाँ पर भी अप टू 40% से 0 पर लाया गया है अधिकांश उत्पादों को। आयरन एंड स्टील जो है वहाँ पर अप टू 22% से 0 पर लाया गया है। फार्मा को 11 से 0 पर लाया गया है और प्रोसेस्ड फूड को अप टू 50% से 0 पर लाया गया है। ये इन डिटेल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मैंने डिटेल में इसलिए चर्चा की है कि चूंकि भारत जो है हायर टैरिफ रिजिम वाले कंट्री में आता है, इसलिए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण जो है यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में टैरिफ कट जो है वो ज़्यादा शार्प दिखता है बनिस्बत की इंडियन एक्सपोर्ट पर टैरिफ कट की तुलना में। तो जब आप इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा रैशनल अप्रोच अपनाना होगा। आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन को लाभ ज़्यादा हो रहा है, भारत को कम हो रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आंकड़े बतला रहे हैं इसलिए यह उचित नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो अपना अप्रोच अपनाया है ये गलत अप्रोच है, ठीक है, ये गलत अप्रोच है और इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि आज दोनों संकट में हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और इस कंटेक्स्ट में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं अगर इनको फ्लोर पर उतारा जाता
बार बार अगर शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टैरिफ बैरियर को कम कर रहा है, लेकिन इसके पैरेलल अगर देखें तो आने वाले समय में नॉन टैरिफ बैरियर में वृद्धि की संभावना है। और नॉन टैरिफ बैरियर में जितनी वृद्धि होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भारत को जो बेनिफिट होंगे वे उतने न्यूट्रलाइज होते चले जाएंगे। तो कई सारे इफ एंड बट्स हैं, जिस इफ एंड बट्स को ओवरलुक नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, यहां तक में कोई प्रश्न है? अगर है तो पूछ लें। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो मन में? सर यहाँ पे प्रोसेस फूड के कंटेक्ट में बोलो, अगर इसमें टैरिफ 0 कर दिया जाएगा तो बिहार और भारत का जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या बिहार और भारत की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट? क्या सोचते हैं? सारे बेनिफिट आप ही को मिलने चाहिए। यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि जो सेंसिटिव मद हैं, जैसे अगर आप जाकर के देखें, पोल्ट्री प्रोड्यूस जो हैं वो इस समझौते से बाहर हैं, नंबर 1। नंबर 2, डेयरी प्रोड्यूस इस समझौते से बाहर है। नंबर 3, फूड ग्रेन इस समझौते से बाहर है। ठीक है, यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में किसी भी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं दिया गया है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश की गई है। इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, जिस चीज को समझने की जरूरत है कि केवल एक एंगल से मत सोचें। जब प्रोसेस्ड फूड को पर ड्यूटी को हम कम कर रहे हैं, जब वो कंपनियां भारत तक पहुंचेंगी तो ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी तो है, क्योंकि धीरे धीरे आपको ग्लोबल कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, स्लोली, ग्रेजुअली एंड फेज वाइज मैनर में। नहीं, जब वो यहां पर आएंगी, क्योंकि अभी आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि फार्म रिफॉर्म के जो भी ऑब्जेक्शनेबल पहलू थे वो एक है। उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर आपको एग्रो प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाना है, हायर वैल्यू एडिशन को इंश्योर करना है, तो उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। नहीं, आप ये मत सोचें वो अगर आप तक आ रहे हैं तो वो चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। यहां के प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से कनेक्ट होते हुए कल उसके लिए वैश्विक संभावनाओं के विस्तार में वो हेल्पफुल भी हो सकते हैं। वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ इन्वेस्टमेंट भी आएगा। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर जिस तरह की समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, उस तरह की समस्याओं के समाधान में वो हेल्पफुल हो सकते हैं। तो एक लार्जर कंटेक्स्ट में उसको रख करके देखें, उस लार्जर कंटेक्स्ट में उसको रख करके देखने की जरूरत है। दूसरी चीज जो है, मोस्ट ऑफ द केस में, क्योंकि है क्या, इस समझौते के साथ मतलब पिछले 2-3 दिनों से मैं इस पर काम कर रहा हूं और अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है मेरा। समझे? जो चीज मैंने महसूस किया है कि इस समझौते पर जितना आप पढ़ेंगे ना, आपको 5 अंधा और एक हाथी वाली जो कहावत आपने सुनी होगी
किसी ने सुर पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने देह पकड़ा, और सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में कोई चीज़ कंक्लूड करने की बजाय थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, और थोड़ा सा वेट करते हुए सही सूचनाओं तक आपको पहुंचने की कोशिश करनी होगी, और फिर उसके कंटेक्स्ट में आपको इंटरप्रेट करना होगा चीज़ों को। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, मेरी बात, ग्लोबलाइजेशन इज टुडेज रियलिटी, ठीक है। आप चाहें तब भी आपको स्वीकार करना है, ना चाहें तब भी स्वीकार करना है। तो एक्सेप्ट तो आपको करना है। और इस क्रम में अगर आप जाकर के देखें तो आज हम केवल इतना कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के उस पेस को हम स्लो करें, ग्रेजुअल मैनर में करें, फेज वाइज मैनर में करें, ताकि उसके बेनिफिट को मैक्सिमाइज किया जाए और उसके एडवर्स कंसिक्वेंसेस को मिनिमाइज किया जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ठीक है, यूरोपियन यूनियन का मार्केट अमेरिकन मार्केट का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जितना बड़ा वह उसको कंपनसेट नहीं कर सकता, लेकिन जितनी बड़ी रियलिटी यह है उतनी बड़ी रियलिटी यह भी है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए हम अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने में समर्थ हैं। हम अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करेंगे। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए अगर आप देखें, लगभग सर्विसेज सेक्टर के 144 सब सेक्टर्स हैं, ठीक है। जिस सब सेक्टर्स के लिए हमने क्या किया है, अपने स्किल्ड वर्क फोर्स के एसेस को हमने इसके माध्यम से इंश्योर करने की कोशिश की है। जैसे एक महत्वपूर्ण है पोस्ट गारंटीड पोस्ट स्टडी वीज़ा फ्रेमवर्क, जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते, तो अगर आप उनके कंटेक्स्ट में देखें तो पढ़ाई के ख़त्म होने के बाद कम से कम 9 महीने तक उनको वहाँ पर रहने की छूट दिए जाने पर सहमति बनी है, कम से कम 9 महीने तक, ताकि वो अपने लिए वहाँ पर कैरियर ऑप्शन तलाश सके। नहीं तो इस पहलू को भी आपको ओवरलुक नहीं करना है। मैंने जितने इसकी चर्चा की है आपके साथ, आप गौर कीजिएगा, नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर एंड फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारे जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है भारत की। ये सारे जो हैं वो MSMEज हैं। उनके लिए अगर स्पेस क्रिएट हो रहा है तो वह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की संभावनाओं को क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की संभावनाओं को विस्तार देने का काम करेगा। ठीक है, अभी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, और अगर आप देखें, मैं जैसे एक प्रोविज़न आप देखेंगे, आयुष के बारे में सुना होगा, ट्रेडिशनल इंडियन जो मेडिसिन वाला सेक्टर है, तो वहाँ पर सहमति इस बात को लेकर के बनी है, जो आयुष के प्रैक्टिशनर हैं उनको वहाँ पर एंट्री दी जाएगी और भारतीय डिग्री के आधार पर ही काम करने का परमिशन दिया जाएगा। इसको भी एक मेजर ब्रेक थ्रू के रूप में हाईलाइट किया गया है। या जैसे मैंने अभी आपके साथ CBAM की चर्चा की, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की चर्चा की, तो अगर आप जाकर के देखें, नियर फ्यूचर में जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर भी जो है वो डील के फाइनलाइज होने की संभावना है, बातचीत उस पर भी
चल रही है। और जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, इंडिकेशन ये मिल रहे हैं कि भारत को भी वो सुविधाएं दी जाएंगी जो सुविधाएं कुछ समय पहले अमेरिका को दी गई हैं। नहीं, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में एक रेफरेंस पॉइंट मुझे मिला है जिसमें यह कहा गया कि भले ही कार्बन टैक्स के मामले में भारत को अभी छूटें नहीं दी गई हैं, लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, इसको नोटिस करेंगे। पहला महत्वपूर्ण पहलू इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है कि CBAM के कंटेक्स्ट में किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अगर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज का कोई डील होता है तो जो बेनिफिट उसको दिए जाएंगे वो बेनिफिट भारत को भी मिलेंगे। ठीक है, सफलता और असफलता दोनों के कंटेक्स्ट में ना देखेंगे और एनालाइज करेंगे। नहीं, दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखेंगे हाईटेक के कंटेक्स्ट में देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में कॉपरेशन पर भी सहमति बनी है। ठीक है, फैमिली राइट्स एंड सोशल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो उसके फ्रंट पर भी एक ब्रेक थ्रू है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि देखेंगे ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है उसको समझें। ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अक्सर आप देखेंगे समस्या आती है कि एग्रीमेंट तो फाइनलाइज कर लिया जाता, लेकिन बाद में एग्रीमेंट के प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन को लेकर के समस्या आती है, या इफ एंड बट जो बाद में जोड़े जाते वो इफ एंड बट क्या करते हैं, ऐसे एग्रीमेंट के बेनिफिट को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट एक मैकेनिज्म को भी डेवलप करने की बात की गई है, जिसके तहत अगर किसी भी प्रकार का विवाद उभरता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर के प्रोविजन को लेकर के, या ऐसा कोई भी अदर इनिशिएटिव जो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अफेक्ट कर सकता है, तो उसके कंटेक्स्ट में आप देखें वहाँ पर यह बात की गई है कि उसको उस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत उस मसले को सॉर्ट आउट किया जाएगा, डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया जाएगा, जो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें तो लगभग आप देखेंगे इंडियन एक्सपोर्ट 99.5% भारतीय निर्यात जो है वो FTA के दायरे में होगा। और यहां पर देखेंगे तीन तरीके से, कहीं पर टैरिफ कट जो है इमीडिएट प्रभावी होगा समझौते के लागू होते ही। नंबर 2 अगर आप देखें, कहीं पर वह फेज वाइज मैनर में प्रभावी होगा, उसके लिए टाइम इंटरवल लिया गया है। और कहीं पर आप जाकर के देखेंगे कोटा सिस्टम के जरिए इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में देखें तो 96.6% EU एक्सपोर्ट जो है वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कवर होंगे।
देखिए यहाँ पर देखेंगे दो तरह के आंकड़े आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, एक टैरिफ लाइन के कंटेक्स्ट में आंकड़ा है और दूसरा टोटल एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में आंकड़ा है, तो उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। टैरिफ लाइन के कंटेक्स्ट में आपको इंडियन एक्सपोर्ट का 97% टैरिफ लाइन और यूरोपियन के कंटेक्स्ट में 92.1% टैरिफ लाइन, और वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में जाकर के देखेंगे तो 99.5% इंडियन एक्सपोर्ट एफटीए के दायरे में होगा और 96.6% ऑफ यूरोपियन एक्सपोर्ट एफटीए के दायरे में होगा। ठीक है। स्पेसिफिक रूप में अगर आप जाकर के देखें, अगर हम आपके साथ स्पेसिफिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दावा वहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, कुछ आंकड़े आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। एक कंटेक्स्ट देखें, भारत का वर्तमान में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिनमें अमेरिका को हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जबकि यूरोपियन यूनियन को हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ठीक है, यहां पर इस चीज को ध्यान में रखेंगे, %50 टेक्सटाइल इंपोर्ट जो वहां पर है यूरोपियन यूनियन कंट्री में, चीन और बांग्लादेश का कब्जा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहाँ 11 बिलियन, कहाँ पर 5.5 बिलियन, सीधे डबल मार्केट है, समझिए। और ऐसा नहीं सोचिए कि अचानक वो 11 बिलियन से 1 बिलियन पर आ जाएगा और 5.5 बिलियन से 25 बिलियन पर हम पहुंच जाएंगे। वो जो लॉन्गर पीरियड में थोड़े थोड़े परिवर्तन होते हैं, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। क्योंकि देखेंगे जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया गया है वो चाइनीज प्रोडक्ट पर भी लगाया गया है, नहीं, इंडियन प्रोडक्ट पर भी लगाया गया है और बांग्लादेशी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पर भी लगाया गया है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर। बांग्लादेश पर अगर आप देखें 20% के टैरिफ को इम्पोज किया गया है, भारत पर 50% के टैरिफ को इम्पोज किया गया, और चीन पर भी अगर आप देखें तो कमोबेश वही स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो कंपिटिटिव डिसएडवांटेजियस पोजीशन इंडिया का ज़्यादा है, क्योंकि बांग्लादेशी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर अमेरिका में टैरिफ भारत की तुलना में 40% है, जबकि चाइना के कंटेक्स्ट में देखें वहाँ हैवी टैरिफ इम्पोज किया गया है, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट जो हैं भारतीय प्रोडक्ट की तुलना में 20 से 25% उसकी कॉस्टिंग कम होती है। इसलिए आप देखेंगे
उस हायर टैरिफ का चाइनीज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा अमेरिका में जितना भारतीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस पर पड़ा है। नेक्स्ट, लगभग डायमेंशन मुझे लगता है लगभग डायमेंशन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब जो कंसर्न है 3-4 चीज़ों को और मैं इंडिकेट करना चाहूँगा। एक कंसर्न मैंने एनटीबी के कंटेक्स्ट में कहा, नॉन टैरिफ बैरियर के कंटेक्स्ट में कहा। ठीक है, कार्बन टैक्स का कंटेक्स्ट एक पहलू है। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन एक्ट जो दिसंबर 2026 में लागू होने जा रहा है। ठीक है, इसे 24 में ही लागू होना था लेकिन इसे 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो अगर आप देखें इसके तहत क्या है, माना जा रहा है कि यह एक्ट अगर लागू होता है तो इससे भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, जो करेंटली $1.3 बिलियन का है। क्योंकि ये डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन एक्ट को अगर आप देखें तो यह क्या कहता है, भारत में देखेंगे डिफॉरेस्टेशन रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, हाइयर है। मतलब जो वनीकृत भूमि है उसका निर्वनीकरण करके उसको खेती योग्य बनाया जाना और वहाँ पर जो है फार्मिंग एक्टिविटी को चलाना, तो इसके एडवर्स इंपैक्ट भी पड़ने की संभावना है नियर फ्यूचर। दूसरा अगर आप जाकर के देखें, तीसरा अगर आप जाकर के देखें तो जो अनुपालन मानक हैं, एक होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड, लेकिन यहां पर जाकर के देखें अनुपालन मानक की बात हो रही है, समझे, अदर देन क्वालिटी। क्वालिटी स्टैंडर्ड में हम फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते, और यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो हम प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें अपने सप्लायर के बारे में जानकारी देनी होगी, हमें सोर्स पॉइंट के बारे में जानकारी देनी होगी, उसके संदर्भ में हमें आंकड़े उपलब्ध करवाने होंगे। तीसरा जो कंटेक्स्ट है कॉर्पोरेट सस्टेनेबल ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव्स, यह भी नॉन टैरिफ बैरियर का एक रूप है जिसमें सारा डिटेल देना होगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कंटेक्स्ट में, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में, करप्शन के कंटेक्स्ट में, वैल्यू चेन डिटेल्स के कंटेक्स्ट में। और ये ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल विकसित देश विकासशील देशों के उत्पादों को अपने बाजार तक पहुंचने से रोकते हैं। तो ये लागू हो चुका है, 2027 से इसको प्रभावी होना है। और चौथा है इंडस्ट्रियल एक्सेलेटर एक्ट, नहीं तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो पर्यावरण हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंटेक्स्ट हो, ये वे तरीके हैं जिस तरीके से जो है विकासशील देशों के उत्पादों को विकसित देश अपने बाजारों तक पहुंचने से रोकते हैं या उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को डिफरेंट तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ये जो कंसर्न है, मुझे लगता है ये कंसर्न भी, ये 4-5 कंसर्न जो हमने कहा, अदर देन फाइनल अप्रूवल के बाद इसको फ्लोर पर आने में कितना समय लगता है, ठीक है, वो एक कंसर्न है। नॉन टैरिफ बैरियर वाला कंसर्न दूसरा कंसर्न है। और तीसरा कंसर्न जो यहाँ पर जो चर्चा मैंने आपके साथ की वो किस कंटेक्स्ट में की, तो तीसरा कंसर्न हमारा यह है कि उसको हम कितने सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं।
यहां पर लास्ट बिंदु जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कंपैरेटिवली लेट एंट्री रही है। शुरू में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के रिलक्टेंट रहे हैं, अनिच्छुक रहे हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो है का इफेक्टिवनेस इस बात पर निर्भर करता कि एग्रीमेंट में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था कंप्लीमेंट्री है या कॉम्पिटिटिव। अगर इकोनॉमी कंप्लीमेंट्री होगी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे, और अगर इकोनॉमी कंप्लीमेंट्री की बजाय कॉम्पिटिटिव होगी तो उस स्थिति में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट जो हैं वो न्यूट्रलाइज होते चले जाएंगे, इसकी संभावना कम होगी। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो मोस्टली आप जाकर के देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में जो हमारे पार्टनर्स से रहे हैं उनसे हमारी इकोनॉमी जो है कॉम्पिटिटिव कहीं ज़्यादा है कॉम्प्लीमेंट्री की तुलना में। एक कंटेक्स्ट यह है। और इसलिए देखेंगे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तुलना एमटीए को प्रीफर किया है, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बहुपक्षीय व्यापार समझौते को हमने प्राथमिकता दी जो डब्ल्यूटीओ के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन बहुपक्षीय व्यापार समझौते के फ्रंट पर समस्या क्या आई कि दोहा दौर की वार्ता कंक्लूड होने के बजाय लगातार लिंगर कर रही है, और उसने कहीं ना कहीं हमें डिसएडवांटेजियस पोजीशन में पहुंचाया, और फिर हमें मजबूरी ही सही हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में धीरे धीरे इनिशिएटिव लेने पड़े। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के अगर आप देखें हमने अपने नज़रिए को बदला है पहले की तुलना में। अब ये एक मेजर डेवलपमेंट। दूसरा अगर आप जाकर के देखें, एक इस समझौते के अचीवमेंट के रूप में हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें यूक्रेन संकट के मसले पर यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्री हैं, उनके इंटरेस्ट अमेरिका के इंटरेस्ट के करीब है और हमारे इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन पर है। और यहाँ पर यह बात कही गई कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर आप देखें तो भारत का रूस के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वह साइलेंट है, और उसको इंडियन डिप्लोमेसी के मेजर ब्रेक थ्रू के रूप में हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आप ये चीज समझिए, भारत और अमेरिका के बीच अभी जो विवाद चल रहा है उस विवाद का का रूट्स कहां है? नहीं तो बेसिकली अगर आप देखें रशियन ऑयल इंपोर्ट के संदर्भ में अमेरिका ने अगर हमें अनुमति दी, ठीक है, तो उसके पीछे रीजन यह था उसने हमें अपनी नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए परमिट किया। अब ये मत कहिएगा कि अमेरिका परमिट करने वाला कौन होता है, समझे? तो कहीं ना कहीं उसने भारत को कंसेशंस दिया नहीं। हमने क्या किया वहां से, आप इस चीज को समझिए। प्रतिबंध रूसी तेल के पर प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन के कंट्री के द्वारा भी लगाया गया है, अमेरिका के द्वारा भी लगाया गया है, दोनों के द्वारा, कि वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। रूस ने हमें सस्ता तेल उपलब्ध करवाया, चीप क्रूड ऑयल उपलब्ध करवाया नहीं। अंबानी अडानी की जो ओएमसीज हैं उन्होंने उसको इंपोर्ट किया, उसको रिफाइंड किया
और फिर उस सस्ते तेल को उसने यूरोपीय बाजारों में बेचा, नहीं, और यूरोपीय देशों ने खरीदा उस तेल को। उस सस्ते रूसी तेल का बेनिफिट इंडियन कंज्यूमर को उतना नहीं है जितना उसका बेनिफिट यूरोपियन कंज्यूमर को है और इंडियन कॉर्पोरेट्स को है। माना जा रहा है कि यह अमेरिका की नाराजगी का प्राइम रीजन था। इसने अमेरिका को चिढ़ाने का काम किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जाकर के देखें, इस चीज को समझें, तो उस सस्ते रूसी तेल के आयात से यूरोपियन कंट्री बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो उन्हें क्या दिक्कत है? दूसरी बात। तीसरी बात यह समझने की कोशिश करें कि यूरोपियन यूनियन के कंट्री ये जान रहे हैं कि अमेरिका ने उसको लेकर, रूसी तेल के आयात को लेकर, भारतीय आयात को लेकर सख्त रुख अपनाया है, और अमेरिकी शक्ति के कारण भारत दबाव में है, नहीं? तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑलरेडी अमेरिका उनका काम भी कर रहा है, ऑलरेडी अमेरिका उनका काम भी कर रहा है, और अमेरिकी दबाव काम कर रहा है। क्योंकि अगर इस साल के पिछले 6 महीने के रशियन ऑयल इंपोर्ट के आंकड़े को देखें तो भारत ने लगातार रशियन ऑयल के इंपोर्ट को कम करने का काम किया है, नहीं? तो जब बिना कहे काम हो जा रहा है तो उसको मसला बनाने का मतलब क्या है? और लास्ट पॉइंट अगर इसके कंटेक्स्ट में कहूं तो इस क्रम में आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन ने भारत पर इस बात के लिए दबाव निर्मित किया है कि वह रसा पर प्रेशर बिल्डअप करे और यूक्रेन क्राइसिस के सॉल्यूशन की दिशा में जो है ब्रेक थ्रू हेतु प्रयासरत हो। तो इसीलिए हमने कहा जब तक हर डायमेंशन को आप टच करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपके लिए चीजों को मैनेज करना मुमकिन नहीं होगा। अब कुछ भी पूछना चाहते पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो इस पर। कौन आते हैं? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे, एक टर्म है रूल ऑफ ऑरिजिन। दो तीन चीज़ें और ध्यान रखें। WTO के कंटेक्स्ट में जिस मल्टीलैटरल ट्रेड रिजिम की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप देखें तो WTO रिजिम के 2 थ्योरेटिकल बेसिस हैं। पहला थ्योरेटिकल बेसिस है MFN थ्योरी, जो कि अभी मैंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कंटेक्स्ट में मैंने बात की। MFN थ्योरी मतलब WTO के मेंबर कंट्री किसी भी तीसरे कंट्री के साथ किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट होता है और उनको जो बेनिफिट दिया जाता है वो बेनिफिट मेंबर कंट्री को ऑटोमेटिकली मिलेंगे। शर्त यही है कि फॉर्मली MFN का स्टेटस दिया गया, वो फॉर्मल ये क्लेम करना होगा। दूसरा कंटेक्स्ट देखें तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये एक्सेप्शन है MFN थ्योरी का, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सेप्शन इसलिए बनाया गया था क्योंकि जिस गैट का जो फेज था उस गैट के फेज में आप देखेंगे विकसित देशों ने कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट किए थे। तो जब WTO के फॉर्मेशन पर बात चल रही थी तो वे सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट खतरे में पड़े, और उनके खतरे में पड़ने का मतलब था डेवलप्ड कंट्री के लिए अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो उन्होंने जो है बार्गेन करते हुए
आरटीए या एफटीए को एमएफएन थ्योरी के अपवाद के रूप में रखा, इसके दायरे से बाहर रखा। दूसरी चीज अगर आप देखें, रूल ऑफ ऑरिजिन जो है वह एफटीए की प्रभावशीलता में एक महत्वपूर्ण आयाम होता, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे रूल ऑफ ऑरिजिन को लेकर के अस्पष्टता की स्थिति होती है, क्योंकि एफटीए का जो फायदा होता है वो इंडिजिनस प्रोडक्ट को ही होता है। जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उन्हीं को एफटीए का फायदा मिलता। ऐसा नहीं है कि आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें उसका फायदा मिलेगा। अब कौन से प्रोड्यूस को इंडिजीनियस प्रोड्यूस माना जाएगा और किस प्रोडक्ट को इंडिजीनियस नहीं माना जाएगा, तो इसके लिए रूल ऑफ ऑरिजिन का सहारा लिया जाता। कई जगह 75%, कई जगह 80% के फॉर्मूले को अपनाया जाता। ये डिफर होता है। अर्थात जो रूल ऑफ ऑरिजिन के तहत जो क्राइटेरिया है, उतना प्रोडक्शन अगर उस कंट्री में हुआ है तो उसको वहाँ का मूल उत्पाद माना जाएगा और उसको एफटीए के बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और एक जो बड़ी समस्या आती है वह यह कि अक्सर आप देखेंगे एफटीए में रूल ऑफ ऑरिजिन को वेग रखा जाता है, रूल ऑफ ऑरिजिन को लेकर के स्पष्टता नहीं होती है। और इसलिए जब एफटीए के ऑन फ्लोर इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो अक्सर रूल ऑफ ऑरिजिन को लेकर के एफटीए के मेंबर कंट्री के बीच विवाद उभर करके सामने आता। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक एम्बिग्युइटी दिखाई पड़ती है और वह कहीं ना कहीं एफटीए के बेनिफिट को काउंटर बैलेंस करने का काम करता है। क्लियर? और कोई प्रश्न? नहीं? कल इसी समय में 6:30 बजे यूजीसी रेगुलेशन, जो प्रश्न का एक महत्वपूर्ण डायमेंशन है, उसको पिक करूंगा और मैं देखता हूं अगर कोई और भी टॉपिक हो सका, ठीक है, या 2-3 छोटी छोटी चीज़ों को मैं पिक करना चाहता। जैसे आप देखेंगे सोने और चांदी की कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, एक इस डायमेंशन को मैं पिक करूंगा कल ही, पहले उसी को पिक करूंगा। दूसरा अगर आप जाकर के देखें डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, रुपये में जो गिरावट है, ठीक है, और तीसरा यूजीसी रेगुलेशन। तो कल इन तीनों को डिस्कस कर दूंगा। तब फिर मैं जो है एक दिन का समय लेकर के ईरान और अभी ये क्या कहते हैं अमेरिकन प्रपोजल जो है बोर्ड के गठन को लेकर, गाजा बोर्ड के गठन को लेकर के, उस पर चर्चा मैं करूंगा 1-2 दिन का गैप लेके, ठीक है। एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, जो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं, बजट और सर्वे, कम से कम न्यूज़पेपर में जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली पढ़ें, जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर में आ रही हैं। और बिहार सरकार के द्वारा भी जो बजट और सर्वे पेश किया जा रहा है उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। कम से कम अगले 10-12 दिनों तक जिन लोगों का इंटरव्यू है उनके लिए तो मस्ट है, जिनका सेकेंड फेज में है उनके लिए तो तब तक फिर नए मसले आ जाएंगे। ट्रंप महोदय उसके लिए है ही। थैंक यू।